मोहसिन शरीफ मुज़फ़्फ़र में कुछ हमने इसराइल का ईरान पर इमरानी हमला जनाब, यानी झूठो झूठ चौताली, किसी जगह पर जनाब कोई सच सामने नहीं आ रहा, बल्कि ये बात सामने आई है कि इसराइल ने सुबह ही सुबह ईरान के ऊपर अटैक का ढोंग रचाकर अपने ही अवाम को ना सिर्फ उल्लू बनाया बल्कि पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी चौंका कर रख दिया। क्योंकि जैसे ही अमेरिकी टीवी चैनल ABC न्यूज़ पर यह खबर ब्रेक होती है कि रात गए ईरान के शहर इस्फहान की एक एयर बेस पर इसराइली मिसाइल अटैक हुआ है, न सिर्फ मिसाइल अटैक हुआ है बल्कि इसराइल क्वाडकूपर्स यानी ड्रोन्स भी ईरान की हदूद में दाखिल हुए हैं और इस्फहान शहर तक पहुंचे हैं और वहां पर भी जाकर उन्होंने जनाब को रॉकेट टुकट बरसाए हैं। इस सूरत हाल ने न सिर्फ पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को चौंका दिया बल्कि फौरी तौर पर इसका असर ये हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में यकलख्त ही 4% इजाफा हो गया, क्योंकि जंग के खतरात फैलने और फिर जो है तीसरी मुमकिन आलमी जंग के आगाज के खतरात ने सबको ही चौंका कर रख दिया था। लिहाजा फौरी तौर पर जो फर्स्ट इंप्रेशन था दुनिया का वो यही था कि वो फंस गए। अब तो हम बुरे तरीके से फंस गए, क्योंकि अब इसराइल ने अटैक किया है तो ईरान की तरफ से यकीनी तौर पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल वैसे ही कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए ईरानी प्रेसिडेंट की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि इस मर्तबा हम जवाबी कार्रवाई के लिए 12 दिन नहीं सोचेंगे। लिहाजा रात गए से लेकर सुबह तक यही सिचुएशन रही कि जनाब किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और ईरान की फजाइया भी अलर्ट हो सकती है। ईरान का डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। लिहाजा अब ये जो जंग के बादल हैं ये इस खित्ते के ऊपर बहुत ही ज्यादा छाते हुए नजर आते हैं। जैसे जैसे सुबह का आगाज होता है तो फिर जो ये वाला जो झूठो झूठ चुताली वाला माहौल था इसकी शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस वक्त ये अमेरिकी चैनल ABC न्यूज़ की तरफ से खबर सामने आती है और वहाँ पर इसराइली एहलकारों की तरफ से इस बात का इतराफ़ किया जाता है कि जनाब अटैक किया गया, वहीं पर अमरीकी हुकाम की तरफ से इस अटैक के ऊपर किसी तरह की भी जुबान खोली नहीं जाती और न ही इस अटैक के बारे में कहा जाता है कि जनाब इसराइल की तरफ से अटैक किया गया। वहाँ पर होती है तो सिर्फ खामोशी, जबकि इसराइल की तरफ से भी सरकारी तौर पर इस तरह का कोई ढोल नहीं बजाया जाता कि उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया है। महज ये एक नफ्सियाती जंग के तौर पर या इसको एक नफ्सियाती हमले के तौर पर लेना मकसूद था खुद इसराइल की तरफ से, ताकि वो अपनी आवाम को इस बात पर कायल कर सके कि जनाब इसराइल के ऊपर जिसने भी कार्रवाई की है हमने उसका जवाब ले लिया है और हमारी तरफ से उनके ऊपर अटैक कर दिया गया है। अब वो माने या ना माने हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम की तरफ से ये बात भी सामने आई कि ईरान की हदूद के अंदर कोई मिसाइल दाखिल नहीं हुआ, ना ही इसराइल की तरफ से किसी तरह का कोई मिसाइल। ईरानियन एयर बेस जो कि इस्फहान में थी, ईरानी शहर, वहाँ पर आकर उसने हिट किया। अलबत्ता ईरानी हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि 3 ड्रोन्स ईरानी हदूद में दाखिल होते हुए इस्फहान तक पहुंचे, जिनको निशानदही होने पर ईरानी जो इंतज़ामिया थी और ईरानी जो ट्रूप्स थे उन्होंने इन तीनों क्वाडकूपर्स को मार गिराया है और किसी तरह की कोई जो है ना वो कार्रवाई नहीं हुई, किसी तरह का कोई मिसाइल अटैक नहीं हुआ और इस्फहान के अंदर ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस्फहान का जिक्र क्यों किया गया। देखें कुछ चीज़ें ना अलामती भी होती हैं और इसको जो है ना हमें प्रीएम्प्टिव अंदाज में भी देखना चाहिए। इस्फहान ईरान के और भी तो बहुत सारे शहर हैं ना, अगर आप नक्शे को देखें तो ईरान से पहले कुम का शहर भी आता है और दीगर शहर भी आते हैं जहां पर मिसाइल अटैक किया जा सकता था। ईरान की हदूद के अंदर तकरीबन 500-700 किलोमीटर अंदर जाकर इस्फहान को खास तौर पर जो है वो सामने लाकर उसको निशाना बनाने के पीछे लॉजिक क्या थी, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल। इसका मतलब ये है कि ईरान को इस बात का पैगाम दिया गया है कि जनाब मुस्तकबिल के अंदर अगर ये जो तो इमरानी फायर था ना, लेकिन अगर हकीकी मानों में फायर किया गया तो वो इस्फहान में किया जाएगा। लेकिन इस्फहान में क्यों, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूरत हाल है। इस्फहान के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कि इस्फहान की कुछ सिग्निफिकेंस है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इस्फहान वो शहर है जहाँ पर ईरानी मिसाइल्स जो हैं वो डिप्लॉय भी हैं और ईरान के जो जोहरी तनसीबात हैं, जो वहाँ पर उनके जो प्लांट्स हैं और वहाँ पर जो इस तरह की जो दीगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन है हसास नौइयत की, जिनका ताल्लुक ईरानियन एटॉमिक प्रोग्राम से है,
وہ تمام کی تمام اصفہان میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حملے کا تاثر دے کر یہ بات ایران کو باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ہمارے کوارڈ ٹروپرز جو ہیں وہ اصفہان تک آ سکتے ہیں تو ایرانی جوہری تنصیبات یا ایرانی یہ جو تھی انسٹیٹیوٹ فار یہ جو ہے اٹامک انرجی، اس کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس کو نشانہ بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک لارج سکیل جنگ کا آغاز ہوگا، کیونکہ اگر ایرانی جوہری تنصیبات کو اٹیک کیا جاتا ہے تو پھر ایران کی طرف سے خاموشی کسی بھی صورت نہیں ہوگی اور ایران کی طرف سے اس بات کا جواب دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اصفہان کے اوپر اٹیک کے بعد ایرانی سرکاری ایجنسی کی طرف سے بھی اور ایران کے مقامی میڈیا کی طرف سے بھی اور خود ایرانی حکام جو فوجی حکام ہیں ان کی طرف سے بھی اس بات کو واضح طور پر اپنے بیانات کا حصہ بنایا گیا کہ اصفہان میں جوہری تنصیبات مکمل طور پر محفوظ ہیں، اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اگر ایران کے اندر کسی طرح کا کوئی اٹیک ہوتا ہے یا ایران کی جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو پھر اسرائیل کی بھی جوہری تنصیبات محفوظ نہیں رہیں گی اور ایران کا جو جواب ہے وہ بہت ہی زیادہ جارحانہ ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو موجودہ صورتحال اس بات کی طرف عکاسی کرتی ہے کہ یہ جو سچویشن ہے، یہ جو ایسکیلیشن ہے جو جس طریقے سے خطے میں بڑھ رہی ہے، اگر یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہے گی تو پھر جو حالات ہیں وہ اور زیادہ سنگین ہوں گے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اوپر بھی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے اور امریکہ پر اس بات کا دباؤ بتدریج بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جناب آپ اس جنگ کے اندر اور اسرائیل کی غیر مشروط حمایت سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ اگر آپ اسرائیل کی اسی طریقے سے غیر مشروط حمایت کرتے رہیں گے تو مسلم دنیا میں آپ کے خلاف اینٹی اسلام سینٹیمنٹس بھی بڑھتے رہیں گے، اور یہ جو دہشت گردی کی افریت ہے اس کے اوپر بھی آپ قابو نہیں پا سکیں گے، کیونکہ ہر ایک ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے اور وہ ری ایکشن کسی اور طریقے سے سامنے آئے گا اور وہ دہشت گردی میں اضافے کا سبب بنے گا۔ لیکن امریکہ نے شاید ان تمام مشوروں پر کان نہیں دھرے، اور ابھی کل ہی سلامتی کونسل میں فلسطین کی طرف سے ایک درخواست دائر کی جاتی ہے، ایک درخواست وہاں پر ایک قرارداد وہاں پر جمع کرائی جاتی ہے جس میں اقوام متحدہ کی مستقل رکنیت کی استدعا کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب ہمیں مستقل رکنیت دی جائے اقوام متحدہ میں، اور اس قرارداد کے اوپر جو تمام ممالک ہیں وہ اس کی حمایت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اسرائیل بھی اس بات کی حمایت کرتا ہے کہ جناب فلسطین کو ایک آزاد مملکت کے طور پر یہاں پر اس کا جو پرماننٹ سٹیٹس ہے اقوام متحدہ میں وہ بحال کیا جائے، لیکن اس سے پہلے مطالبہ یہ کیا جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ باضابطہ طور پر حماس کی مذمت کرے فلسطین، تب ہم یہ جو ہے نا ان کو یہاں پر مستقل رکنیت دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس معاملے پر بھی جو امریکہ ہے اس نے اپنا رول پلے کیا اور اسرائیل کے اس عمادگی پر کہ جناب فلسطین کو ایک مملکت کے طور پر تسلیم کیا جائے، امریکہ نے اس قرارداد کو بھی ویٹو کر دیا، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جناب امریکہ اپنے بغل بچے کو لے کر بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کا ہر ایک گناہ امریکہ اپنے ذمے لینے کے لیے تیار ہے۔ اب موجودہ صورتحال میں یہ جس طریقے کی یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اس کا بنیادی مقصد میری نظر کے اندر یہ صرف آپٹکس کو کریٹ کرنا ہے۔ اسرائیل یہ آپٹکس کو کریٹ کرنا چاہتا ہے، بنجامن نتن یاہو ان آپٹکس کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب اسرائیل ناقابل شکست ہے اور وہ اپنے ووٹرز اور اپنے ووٹ بینک اور اپنے الیکٹورل کالج کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو سیکیورٹی ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور جس کی طرف سے بھی اسرائیل کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا جائے گا اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا، چاہے ہمیں اس کے لیے 2500 کلومیٹر دور جا کر ایران کے اوپر بھی اٹیک ہی کیوں نہ کرنا پڑے، ہم اس سے گریز نہیں کریں گے۔ اور یہ جو آپٹکس آج ABC نیوز کی طرف سے کریٹس کیے گئے ہیں یہ بھی اسرائیلی اشارے کے اوپر کریٹس کیے گئے، نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ صرف اصفہان نہیں بلکہ ایران کے 7 اور شہروں کے اوپر بھی میزائل اٹیکس کیے گئے، لیکن اس کی کسی بھی جگہ پر
पर ना तस्दीक हुई है और ना ही उसके बाद खुद चैनल ने अपनी इस खबर के ऊपर स्टैंड किया है। इसका मतलब ये है कि ये सारी खबरें फैलाने का मतलब एक माहौल को क्रिएट करना था और इनफैक्ट ईरान के ऊपर किसी तरह का कोई सीरियस अटैक हुआ ही नहीं है। ईरान के ऊपर एक नफ्सियाती अटैक हुआ है, ईरान के ऊपर एक झूठ का अटैक हुआ है, ईरान के ऊपर एक ऑप्टिक्स क्रिएट करने का अटैक हुआ है, ईरान के ऊपर गोबल्स के फलसफे का अटैक हुआ है, या अगर मैं ये कहूँ कि ईरान के ऊपर इमरानी हमला हुआ है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान ही इस वक्त झूठ का एक दूसरा नाम है और ये झूठ का दूसरा नाम मेरी तरफ से ये नहीं दिया गया, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पर इस अटैक, चूँकि ये खिता पाकिस्तान का बिल्कुल खिता है और पाकिस्तान के बॉर्डर्स ईरान के साथ लगते हैं, तो खुद इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक रिप्यूटेड जो है चैनल वहाँ पर बैठकर एक तज्जिया निगार की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि जनाब ये ईरान के ऊपर इसराइल का अटैक नहीं है, बल्कि ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो इस वक्त जेल में मौजूद हैं, यानी इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, उनके फलसफे का भी बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर हो गया है और उन्होंने एक इमरानी हमला कर दिया है, यानी एक झूठ का अटैक किया है। ये बिल्कुल अटैक वैसे ही है जैसे इसराइल की तरफ से ईरान पर किया गया या इमरान खान की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर पर किया गया। दोनों हमलों का ना कोई सर पैर है ना कोई एविडेंस है। मैं सिर्फ बात इतनी सी है कि दोनों ने अपने अपने राय दहिंदगान, अपने अपने वोटर बेस को, अपनी अपनी सपोर्ट बेस को सिक्योर करने के लिए सिर्फ गोइबल्स के फलसफे पर अमल करते हुए ऑप्टिक्स को क्रिएट किया है ताकि वो अपने अपने बयानिए को नरिश कर सकें। बेंजामिन नेतन्याहू हो या इमरान खान हो, दोनों ही अपनी अनाओं के असीर बन चुके हैं और वो अपनी अना से बाहर निकलकर, अपनी ज़ात के खोल से बाहर निकलकर जो है वो ना कोई काम करने का मेरा नहीं ख्याल कि वो सोच सकते हैं और ना ही उनसे किसी तामीरी वस्फ की तवक्को रखी जा सकती है। दोनों के अंदर तकरीबी वस्फ तो पाए जाते हैं, लेकिन तामीरी वस्फ इन दोनों के पास मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई गुंजाइश मौजूद है या इनका कोई इम्कान मौजूद है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि ये जो छेड़खानी है, अगर ये छेड़खानी मजाक में भी आगे बढ़ गई तो फिर इसके नताइज भी बहुत ही ज़्यादा संगीन हो सकते हैं। अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।